Hello, students. Here we are with our chapter The Summit Within from class 8th, and our book name is Honey Dew. तो बच्चों हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं द समिट विद इन। एंड इससे पहले हमने यहाँ तक पढ़ा था वी हैव रीड लेयर नाउ फ्रॉम देयर। तो इससे पहले ये था कि आप कैसे समिट में पहुँचते हो। तो एक बार आपके मन में ये भावना आ जाती है, ये भावना भी आती है कि क्यों आपने ये चोटी पर चढ़ाई करी, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो भावना आपके मन से चली जाती है, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो आपको यह संघर्ष करने की हिम्मत देती है। ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि जैसे ही आप थोड़ी अवेयर होते हो तो थोड़ी देर में ही आप समिट में पहुंच जाते हो। ठीक है। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट आई वॉज वर्थ वाइल। लुकिंग worthwhile means उपयुक्त। Looking around from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. शिखर से चारों ओर देखते हुए आप अपने आप से कहते हैं कि यह उपयुक्त था। Other silvery peaks appear through the clouds. बादलों से दूसरी अन्य चमकदार चोटियाँ दिखाई देती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम। यदि आप भाग्यशाली हैं तो सूरज उन पर हो सकता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। आसपास की चोटियाँ तुम्हारे शिखर की गर्दन के चारों ओर एक जड़ित हार की तरह दिखाई देती हैं। Below you see vast valleys sloping into the distance. नीचे नीचे आप नीचे झुकते हैं। नीचे आप दूरी पर विशाल घाटियों को ढलते देखते हैं। Below you see vast valleys sloping into the distance. नीचे आप दूरी पर विशाल घाटियों को ढलते देखते हैं। It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. Ennobling means होता है प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला और enriching means होता है स्मृति। तो it is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. एक पर्वत की चोटी से नीचे देखना एक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, स्मृति देने वाला अनुभव है। You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. आप नमन करते हैं और आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं उसका सम्मान करते हैं। ऑब्सेंस मीन्स होता है सम्मान करना। तो देखो, जब आप शिखर पर चढ़ जाते हो तो उसके चारों ओर आप देखते हो तो फिर आपको लगता है कि यह उपयुक्त था, मतलब शिखर पर चढ़ना उपयुक्त था। आपको वहाँ बादलों से और भी जो दूसरी सिल्वरी पीक्स होती हैं वो भी दिखाई देती हैं, और अगर आप लकी होंगे तो आपको सूरज भी दिखाई दे सकता है। ठीक है। और जो चारों जो पीक्स हैं, जो चोटियाँ हैं आसपास की, वह जिस शिखर पे आप खड़े हो शिखर की गर्दन के चारों ओर एक जड़ित हार के जैसी दिखाई देती हैं। और उसके नीचे बिलो आप जिस उसके नीचे जो पर्वत से नीचे दूरी पर विशाल घाटियों को ढलते हुए देखते हो आप। ठीक है। और जो ये चोटी पर चढ़ना जो है वह एक प्रतिष्ठा और स्मृति बढ़ाने वाला अनुभव है। और जब आप नीचे देखते हो और आप फिर नीचे झुकते हो वहाँ से, मतलब वो नमन करते हो और फिर जिस भी देवता की आप पूजा करते हो उनका सम्मान करते हो। ठीक है। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। मैंने शिखर पर आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। मैंने एवरेस्ट में गुरु नानक की एक तस्वीर छोड़ी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। रावत ने देवी दुर्गा की एक चित्र छोड़ा। फूदोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा। फूदोरजी ने बुद्धा का एक प्रतीक छोड़ा। ठीक है। तो सम्मान या चिन्ह या निशानी। ठीक है। रेलिक मीन्स होता है प्रतीक, निशानी। ठीक है। तो फूदोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। फूदोरजी ने बुद्धा की एक निशानी छोड़ी।
Edmund Hillary had buried across under a cairn a big heap of rocks and stone in the snow. एडमंड हिलेरी ने बर्फ़ के नीचे एक क्रॉस का निशान दफन कर दिया। ठीक है, कैर्न मीन्स होता है अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, चट्टानों का और पत्थरों का ढेर, तो उसको बोलते हैं केर्न, पर चट्टानों और पत्थरों का ढेर इन द स्नो। तो एडमंड हिलेरी ने बर्फ़ में पत्थरों और चट्टानों के नीचे एक क्रॉस का निशान दफन कर दिया। These are not symbol of conquest but of reverence. ये विजय के प्रतीक नहीं बल्कि सम्मान के प्रतीक थे। तो देखो, जब आप वहाँ पर झुकते हो तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि मैंने जो है गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी थी एवरेस्ट पे, और जो रावत है उनके साथ के उन्होंने दुर्गा की, और फूदौर जी ने बुद्धा का स्टैचू, एक रेलिक प्रतिमा जो थी वहाँ पर, उसको छोड़ दिया था। और एडमंड हिलेरी ने एक बर्फ़ के नीचे जो बर्फ़ में जो पत्थरों का ढेर और स्टोन्स का ढेर था उस पर, उसके नीचे एक बुद्ध की प्रतीक क्रॉस का निशान छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये विजय के प्रतीक नहीं थे बल्कि सम्मान के प्रतीक थे। रिवरेंस मीन्स होता है सम्मान। ठीक है, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। शिखर पर चढ़ने का अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज़ अनदर समिट, यहाँ एक दूसरा शिखर है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, जो यह आपके अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, यह आपके स्वयं के दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, प्रत्येक आदमी अपने अंदर एक स्वयं की चोटी को धारण करता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, उसे स्वयं को पूर्ण ज्ञान तक पहुंचाने के लिए इसे चढ़ना होगा। इट इज़ फेयरफुल एंड अनस्केलेबल, यह डरावना और स्थिर है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, यह किसी और के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। यू योर सेल्फ हैव टू इट, इसे आपको स्वयं करना होगा। तो कह रहे हैं, तो जो एक्सपीरियंस है, अनुभव जो है, जो समिट पर क्लाइम करने का, वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। ठीक है, अब वो तो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा भी एक समिट और है, एक शिखर और है जो आपके अंदर है। ठीक है, जो आपके अंदर है, और ये आपका क्या है, मन में है, आपके दिमाग में है। और हम हर आदमी ये जो चोटी है, ये इसको अपने अंदर धारण करता है। ठीक है, और इसको मतलब अपने आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चोटी पर चढ़ना होगा। ठीक है, तो नॉलेज आपको प्राप्त करनी है तो इस चोटी को आपको चढ़ना होगा। और यह फेयरफुल भी है और अनस्केलेबल भी है, डरावना भी है और स्थिर भी है, लेकिन आपको यह खुद ही पार करना है, इसको और कोई नहीं पार कर सकता। ठीक है, द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन outside is akin to the act of climbing the mountain within. पर्वत की चोटी में बाहर का शारीरिक कार्य पर्वत के अंदर चढ़ने की क्रिया के समान है। एकिन मीन्स है समान। तो देखो वो कह रहे हैं कि द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, पर्वत की चोटी में चढ़ने का बाहर का शारीरिक कार्य पर्वत के अंदर चढ़ने की क्रिया के समान है। तो कह रहे हैं कि जो पहाड़ की क्रिया है, बाहर से चढ़ने की जो क्रिया है, वही समान क्रिया पर्वत के अंदर चढ़ने की क्रिया भी है। ठीक है, तो is the akin to the act of climbing the mountain within. तो पर्वत की चोटी में चढ़ने का बाहर का शारीरिक कार्य पर्वत के अंदर के चढ़ने की क्रिया के समान है। मीन्स
जो आप बाहर के पर्वत चढ़ते हो, अपने अंदर का जो पर्वत है आपको, वो दोनों की उस पर जो चढ़ना है, जो आपको समिट विदिन कहा गया है, जो आपके अंदर की शिखर है, उस पर चढ़ना और बाहर की चोटियों पर चढ़ना शारीरिक तरह से दोनों ही समान कार्य है। द इफेक्ट्स ऑफ द बोथ क्लाइम्स आर द सेम। दोनों ही चढ़ाव का प्रभाव समान है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। चाहे आप जिस पहाड़ पर चढ़ते हैं वह शारीरिक या भावनात्मक और आध्यात्मिक हो, चढ़ाई आपको निश्चित रूप से बदल देगी। तो कह रहे हैं वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल। जो भी जिस भी पर्वत पर आप चढ़ते हो, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो, यानी शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, जो चढ़ाव है, जो चढ़ाई है, वो कम्प्लीटली आपको पूरी तरह से बदल देगी, सर्टेन निश्चित रूप से आपको बदल देगी। ठीक है, तो द इफेक्ट वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। चाहे आप जिस पार पर चढ़ते हैं वह शारीरिक या भावनात्मक और आध्यात्मिक हो, चढ़ाई आपको निश्चित रूप से बदल देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। यह आपको संसार के बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ सिखाता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस इज़ एन एवरेस्ट हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डर्स रेसोल्यूटली। मैं यह सोचने के लिए उद्यम करता हूँ कि एक एवरेस्ट चढ़ने वाले के रूप में मेरे अनुभव ने मुझे जीवन के परिणामों को सामना करने की प्रेरणा प्रदान की है। वेंचर मीन्स होता है उद्यम करना, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, प्रोवाइडेड मीन्स प्रदान करना, इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा। तो वो कह रहा है कि I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's orders resolutely. मैं यह सोचने के लिए उद्यम करता हूँ कि एक एवरेस्ट चढ़ने वाले के रूप में मेरे अनुभव ने मुझे जीवन के परिणामों का सामना करने की प्रेरणा दी है। Climbing the mountain was a worthwhile experience. यह शिखर पर चढ़ना एक बहुत ही उपयुक्त अनुभव है, योग्य अनुभव है। वर्थवॉल मीन्स उपयुक्त या योग्य। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। पेड़ पर चढ़ना एक उपयुक्त अनुभव था, योग्य अनुभव था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। पहाड़ पर चढ़ना एक सार्थक अनुभव था। ठीक है, तो क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। पहाड़ पर चढ़ना एक सार्थक अनुभव था, या वर्थवाइल मीन्स सार्थक या योग्य। द कॉन्क्विस्ट ऑफ द इटर्नल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। आंतरिक शिखर की विजय समान रूप से योग्य है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। आंतरिक शिखर शायद एवरेस्ट से अधिक ऊंचा है। तो कह रहे हैं देखो, जब आप इंटरनल जो आपका क्लाइंब है, जो आपके अंदर इंटरनल जो आपकी चढ़ाई चढ़नी है, जो इंटरनल शिखर है आपके अंदर, वह और बाहर की चढ़ाई चढ़ना, जिस पे एवरेस्ट पे चढ़ना, दोनों ही समान है। और आप चाहे कोई भी चढ़ाई चढ़ो, चाहे आपकी फिजिकल हो, इंटरनल हो, फिजिकल हो या इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो, वह आपको पूरी तरह से बदल देती है। और यह आपको संसार के बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। तो ये कह रहे हैं कि जो मैं पर्वत चढ़ा तो उसका एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिससे मैं अपनी जो लाइफ के बारे में उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कहते हैं। और जीवन के जो भी परिणाम मेरे आए उनका सामना करने की प्रेरणा दी है। तो ये कह रहे हैं कि पहाड़ों पर चढ़ना एक सार्थक अनुभव था, और आंतरिक जो हमारा शिखर है उसका भी विजय भी समान रूप से योग्य है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट।
आंतरिक शिखर शायद एवरेस्ट से अधिक ऊंचाई करें। जो हमारी इंटरनल समिट है, जो हमारी आंतरिक जो शिखर है, वो शायद हमारे जो एवरेस्ट है उससे भी अधिक ऊंचा है। ठीक है, तो HPS आहूवालिया का ये लिखा हुआ था। तो उन्होंने यही कह रहे हैं कि एक इंटरनल में हमारे अंदर भी एक शिखर होता है जिसको चढ़ना होता है, और वह किसी को नहीं चढ़ना होता, और उसको भी उतना ही इक्वल है वो जितना हम फिज़िकली और माउंटेन चढ़ते हैं, और हमारा जो अंदर का समिट है वो उसको भी चढ़ना उतना ही, दोनों में समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ टेक योर नेक्स्ट चैप्टर, द स्कूल बॉय। दिस इज़ योर, ये हमारा यूनिट 5 है, तो हमने इसका यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर अभी पढ़ा था, द समिट विद इन। नाउ यूनिट 5 का हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, द स्कूल बॉय। सो टेक आउट योर पेज नंबर 84 एंड ओपन दिस चैप्टर, द स्कूल बॉय। दिस इज़ द पोएम। तो द स्कूल बॉय, विद्यालय का एक लड़का। तो देखो इसमें एक बच्चा है, वो ये कह रहा है कि जैसे फूल को आप तोड़ देते हो खिलने से पहले तो मुरझा जाते हैं, वैसे ही आप हमें जब विद्यालय भेजते हो और हम पे ज़्यादा बर्डन डालते हो तो हम भी फूलों की तरह ही मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो इस पोएम के थ्रू बच्चा कहना चाह रहा है। तो द स्कूल बॉय, विद्यालय का बालक या बच्चा या विद्यालय का लड़का। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट हैप्पी चाइल्ड। इस कविता में विद्यालय का लड़का एक प्रसन्न बच्चा नहीं है। वट मेक्स हिम अनहैप्पी, उसे क्या अप्रसन्न बनाता है, या उसे न क्या चीज़ है जो अप्रसन्न बनाती है, नाखुश करती है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज और अ प्लांट दैट वेदर्स व्हेन इट शुड ब्लूसम, क्यों वह अपने आप को एक चिड़िया से तुलना करता है, क्यों वह अपनी तुलना एक चिड़िया से करता है जो एक पिंजरे में रहती है, और एक पौधे से करता है जिसे खिलना चाहिए लेकिन वह जिसे खिलना चाहिए जिसे जब खिलना चाहिए वह तब मुरझा जाता है। तो देखो इसमें कह रहे हैं कि स्कूल बॉय है, वह हैप्पी चाइल्ड नहीं है, इस कविता में वो हैप्पी चाइल्ड नहीं है। और उसे क्या है, व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, उसे क्या अप्रसन्न बनाता है, और क्यों अपने आप को वह एक बर्ड से कंपेयर करता है, चिड़िया जो पिंजरे में जो गुफा है, और क्यों वह एक प्लांट जो जिसको खिलना चाहिए वो सूख जाता है, क्यों वो अपने आप को इनसे कंपेयर करता है, वो आपको इस पोएम में बताया। ठीक है, तो आई लव टू राइज इन समर मॉर्न मीन्स होता है सुबह। मैं गर्मियों की सुबह में उठना पसंद करता हूँ। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब चिड़िया हर पेड़ पर गाती है। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड हिज हॉर्न, डिस्टेंस मीन्स होता है दूर का, सुदूर का शिकारी अपने बाजे को बजाता है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और अबाबील मेरे साथ गाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, कितना प्यारा साथ है। तो देखो बॉय कह रहा है, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी। मैं गर्मियों की सुबह में उठना पसंद करता हूँ, जब चिड़ियाएँ हर पेड़ पर गाती हैं, सुदूर का शिकारी अपने बाजे को बजाता है, और अबाबील मेरे साथ गाती है। ओ कितना प्यारा साथ है। तो कह रहा है कि मुझे गर्मियों की सुबह में उठना पसंद है, जब जो भी बर्ड्स होती है और हर पेड़ पर गाना गाती है, और जो सुदूर का शिकारी है वो अपने बाजे को बजाता है, और अबाबील एक पक्षी है वो भी मेरे साथ गाती है। तो वो कहता है कि कितनी प्यारी कंपनी है, कितनी अच्छी कंपनी है इन सब की। ठीक है, बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। तो कह रहा है बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, लेकिन गर्मियों की सुबह मैं स्कूल जाना
इट ड्राइव्स ऑल जॉय, ओ यह सारी आनंद को ले लेता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। एक क्रूर आँख के नीचे यह छोटे बच्चे अपना दिन आहें भरते हुए और निराशा में बिताते हैं। तो देखो वो कह रहा है पोएट, तो बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन सेइंग एंड डिसमय। लेकिन गर्मियों की सुबह में स्कूल जाना सारे उत्साह को ले लेता है। अंडर अ क्रूअल आई, और एक क्रूर आँख के नीचे छोटे बच्चे आहें भरते हुए और निराशा में अपना दिन बिताते हैं। तो यहाँ पर अंडर अ क्रूअल आई वो किसको कह रहा है? टीचर को कह रहा है, ठीक है। तो जब अध्यापक उन्हें पढ़ाते हैं तो स्कूल में जो टीचर उन्हें पढ़ाते हैं वो उसको कह रहा है अंडर अ क्रूअल आई, मतलब अपने आप से कंपेयर कर रहा है कि जब हमें स्कूल जाना होता है तो हमारा सारा उत्साह चला जाता है और हमें टीचर अंडर अ क्रूअल मतलब टीचर के नीचे जो हमें पढ़ाता है दिन भर हमें करने नहीं देता, बोलने नहीं देता, उसके दिन भर हमें उस वहाँ अपना समय बिताना पड़ता है, ठीक है। तो बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। लेकिन गर्मियों की सुबह में स्कूल जाना सारे उत्साह को छीन लेता है। और एक क्रूर आँख के नीचे छोटे बच्चे आह भरते हुए और निराशा में अपना दिन बिताते हैं। एट देन एट टाइम आई ड्रॉपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एन anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bourne worn through with the dreary shower. देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट, और कभी कभी मैं थका हुआ बैठता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एनेक्सियस आर, और इस तरह से कई चिंता भरे दिन घंटे बिताता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई डिले, और ना ही मुझे अपनी पुस्तक में कोई उत्साह आता है। नॉर सिट इन लर्निंग बावर वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर, और नहीं उबाऊ शब्दों की बौछार मुझे कुछ सिखा पाती है। तो कह रहा है देखो, देन एट ए टाइम आई ड्रॉपिंग सिट, और कभी कभी मैं थका हुआ बैठता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन अनेक्सियस आर, और इस तरह से कई चिंता भरे घंटे बिता देता हूँ। नॉट एंड माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, ना ही मुझे अपनी पुस्तक में कोई उत्साह आता है। नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर वॉन थ्रू विद द ड्रेरी सावर, और न ही उबाऊ शब्दों की बौछार मुझे कुछ सिखा पाती है। तो कह रहा है कि मैं थका हुआ बैठता हूँ कक्षा में, और मैं अपने घंटे बड़ी उत्सुकता से, बड़ी बेचैनी से क्लास में बिताता हूँ, और ना ही मुझे अपनी पुस्तकों में मन लगता है, ना ही मुझे मुझे अपनी किताबों में भी कोई उत्साह नहीं आता है। और जो उबाऊ शब्दों की बौछार, यानी टीचर जो पढ़ाती हैं, उबाऊ शब्द जो की बौछार जो है वो ना ही मुझे कुछ सिखा पाती है, वो कह रहा है, ठीक है। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but drop his tender wings and forget his youthful spring? How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? पक्षी जो आनंद के लिए पैदा हुए हैं पिंजरे में बंद और सिट इन अ केज एंड सिंग, कैसे एक पिंजरे में बंद है और गाते हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, पक्षी जो आनंद के लिए पैदा हुए हैं कैसे पिंजरे में बंद हैं और गाते हैं। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स annoy बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, उसी प्रकार सहमा हुआ बच्चा खुश नहीं हो सकता, बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग्स, और अपने नाजुक पंख गिरा देता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपने जीवन
में भरपूर बसंत भूल जाता है और अपने जीवन से भरपूर बसंत को भूल जाता है। तो कह रहा है हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। कैसे एक चिड़िया जो उत्साह के लिए पैदा हुई है, जॉय के लिए पैदा हुई है, आनंद के लिए पैदा हुई है, वह एक पिंजरे में कैसे बैठती है और गाती है। तो कह रहा है कैसे वो बैठ सकती है पिंजरे में, कैसे गाएगी वो तो जॉय के लिए पैदा हुई है, उत्साह करने के लिए पैदा हुई है, और कैसे एक पिंजरे में बैठ सकती है और गा सकती है। ठीक है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रॉप्स हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, उसी प्रकार सहमा बच्चा कैसे खुश हो सकता है। ठीक है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, तो वो कह रहा है कि कैसे एक सहमा बच्चा खुश हो सकता है, बट ड्रॉप्स हिज टेंडर विंग्स, और अपने नाजुक पंख लेकिन अपने नाजुक पंख गिरा देता है, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपना जीवन से भरपूर बसंत भूल जाता है। तो कह रहा है जैसे बर्ड्स जो होती है वो केज में होती है, तो वो कैसे गाएगी, कैसे करेगी, वैसे ही हमें आप इतना बर्डन डाल दोगे हमारा, स्कूल में भेज दोगे हमें, तो हम कैसे सहमे हुए बच्चे खुश हो जाएंगे, तो खुश हो पाएंगे। जैसे चिड़िया पिंजरे में अपने पंख गिराती है, वैसे ही हम भी मुरझा जाते हैं, कहने का मतलब वैसी तरह से हमारे भी पंख, इसी तरह से हमारे पंख गिर जाते हैं, और हम अपना जो है भरपूर बसंत, हमारा जो जीवन है खुशी से भरा हुआ, उसको हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है। तो उसका कहने का मतलब है कि हम विद्यालय जाते हैं तो हम इन सब चीज़ों में, पढ़ाई में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें जो अपना हमारा लाइफ है, हमारा जो जीवन है, जो हमें आनंद के लिए मिला है, उसके हम आनंद नहीं उठा पाते हैं। उसका कहने का मतलब ये है। तो पक्षियों से अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि जैसे वो केज में खुश नहीं रह पाती है, तो कैसे दिन भर पढ़ाई में या विद्यालय में हम कैसे खुश रह पाएंगे। नाउ, O father and mother, if birds are nipped and blossom blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay. O father and mother, O माता और पिता, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, बर्ड्स मीन्स होता है कली, निप्ड मीन्स तोड़ना, यदि कलियों को तोड़ दिया जाए, एंड ब्लूजम्स ब्लो डाउन, और फूलों को हवा में उड़ा दिया जाए, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड, और यदि कोमल पौधों को सुबह के समय उनके सुख से वंचित कर दिया जाए, तो कह रहा है एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और यदि कोमल पौधों को सुबह के समय उनके सुख से वंचित कर दिया जाए, बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, जब इसी तरह दुख और चिंताएं उसे सताती हैं। ठीक है। तो वो फूलों से कह रहा है कि जैसे अगर फूलों की कलियों को तोड़ दिया जाए, ओ फादर एंड मदर इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, ओ माता और पिता, यदि कलियों को तोड़ दिया जाए, एंड ब्लूजम्स ब्लोन अवे, और फूलों को हवा में उड़ा दिया जाए, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और यदि कोमल पौधों को सुबह के समय उनके सुख से वंचित कर दिया जाए, बाय सॉरोज एंड केयर्स डिसमय, जैसे दुख और चिंताएं उन्हें सताते हैं। तो वो कह रहा है कि जैसे अगर माता पिता को कह रहा है कि अगर जैसे फूलों को तोड़ दिया जाए और जो फूलों को हवा में उड़ा दिया जाए, और जो कोमल पौधे हैं उनको सुबह के टाइम पे उनके सुख से वंचित कर दिया जाए, तो उसी प्रकार से दुख और चिंताएं भी उसे सताती हैं। ठीक है। तो अपने आप को कह रहा है कि जिस तरह से उन लोगों को वंचित कर दिया जाए इन सबसे, तो उन्हें कैसे होगा, तो वैसे ही सुख दुख और चिंताएं जो हैं वो भी मुझे भी वो क्या करती हैं, सताती हैं। ठीक है। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपेयर, कैसे ग्रीष्म में आनंद प्रकट होगा और ग्रीष्म के फल दिखाई देंगे। तो कह रहा है कि अगर यही हुआ उन्हें कि उन्हें फूल को अगर तोड़ दिया जाए और फूलों को हवा में उड़ा दिया जाए, कलियों को तोड़ दिया जाए, और जो कोमल प्लांट हैं उनको सुबह के समय ही अगर उनके जो सुख हैं उनसे अगर उन्हें वंचित कर दिया जाए, तो दुख और चिंताएं सताने लगती हैं, उसे सताती हैं। ठीक है। तो इसी तरह से दुख और चिंताएं भी उसे सताती हैं। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा कर दिया जाए, तो हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय, कैसे ग्रीष्म आनंद में प्रकट होगा,
और द समर फ्रूट्स अपेयर, और कैसे ग्रीष्म के फल दिखाई देंगे। अगर हम सबको तोड़ दें, फूल और कलियों को तोड़ दें और फूलों को उनके सुख और पौधों को जो है उनके सुखों से वंचित कर दें, तो कैसे, तो वो कह रहा है कि कैसे फिर उन्हें चिंता और जो दुख है उन्हें सताते हैं, कि कैसे हवा में, कि कैसे ग्रीष्म में आनंद प्रकट होगा और ग्रीष्म के फल दिखाई देंगे। तो उसके कहने का मतलब है कि अगर इसी तरह से हम भी, जिस तरह से फूलों के साथ आप करते हो, अगर उन्हें तोड़ दोगे और हमें भी अगर आप बचपन से हमारे ऊपर इतना बर्डन डाल दोगे, तो हम भी कैसे ब्लूम कर पाएंगे, कैसे खिल पाएंगे। तो बच्चा फूलों के माध्यम से कहना चाह रहा है कि अगर आप उन्हें तोड़ दोगे और यूथफुल में ही, तो मतलब उनके बचपन में ही, तो हाँ वो कैसे खिल पाएंगे। तो वही है कि आप अगर हमारे बचपन में ही इतना बर्डन हमारे ऊपर डाल दोगे, तो कैसे हम खिल पाएंगे। ठीक है, तो एक बच्चा यही कहना चाह रहा है कि जो बर्ड और जो प्लांट हैं वो फ्री रहना चाहते हैं, तो वैसे ही हम भी थोड़ा फ्री रहना चाहते हैं, हम भी बर्डन नहीं चाहते हैं। अगर आप इस तरह से जैसे पक्षियों को केज में बंद कर दोगे तो वह कैसे गाएंगे, तो वही हमारे साथ भी है कि हम कैसे, अगर आप हमारे साथ स्कूल में, हम कैसे खुश रह पाएंगे, कहना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप हमारे ऊपर इतना बर्डन डाल दोगे। सो दिस इज़ पोएम बाय विलियम ब्लैक. I hope you understand your poem. Thank you and have a nice day.